जय हिंद। गुप्तास और वाकाटाकास के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे गुप्तास और वाकाटाकास के इकोनॉमी के बारे में और पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। गुप्ता पीरियड के दौरान जो लैंड टैक्सेस हुआ करते थे वो इंक्रीज होंगे। गुप्ता पीरियड के दौरान लैंड टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे और जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड टैक्सेस हुआ करते थे वो डिक्रीज होंगे। गुप्ता पीरियड के दौरान जो लैंड टैक्सेस हुआ करते थे वो इंक्रीज होंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो टैक्सेस हुआ करते थे वो डिक्रीज होंगे। गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान लगभग 4th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी के बीच में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के पीछे प्राइमरीली दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। कौन कौन से दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे? एक तो इस पीरियड के दौरान राजा महाराजा लोग ब्राह्मण्स के लिए लंबी चौड़ी लैंड जो है उसे ग्रांट के तौर पे देंगे, और जब ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट के तौर पे मिलेगी तो ब्राह्मण्स इस लैंड के ऊपर क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे। तो एक रीजन जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखने को मिला वो क्या था? इस पीरियड के दौरान ब्राह्मण्स को लंबी चौड़ी लैंड जो है वो ग्रांट के तौर पे दी जाएगी। और दूसरा, इस पीरियड के दौरान मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के मेथड्स में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स में। इन दो रीजंस की वजह से 4th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी के बीच में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। गुप्ता पीरियड के दौरान जो लैंड हुआ करती थी उस लैंड को वेरियस नामों से जाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जो कल्टीवेबल लैंड होती थी उसको क्षेत्र बुलाया जाता था। कल्टीवेबल लैंड को क्या बुलाया जाता था? क्षेत्र बुलाया जाता था। जो अनकल्टीवेबल लैंड होती थी उसको किला बुलाया जाता था। जो अनकल्टीवेबल लैंड होती थी उसको किला बुलाया जाता था। जो फॉरेस्ट लैंड होती थी उसको अपरहत बुलाया जाता था। जो फॉरेस्ट लैंड होती थी उसको अपरहत बुलाया जाता था। जो हैबिटेट लैंड होती थी उसको वस्ती बुलाया जाता था। जो हैबिटेट लैंड होती थी उसको वस्ती बुलाया जाता था। और जो ग्रेजिंग लैंड होती थी उसको गौपत सारा बुलाया जाता था। जो ग्रेजिंग लैंड होती थी उसको गौपत सारा बुलाया जाता था। ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स को दिमाग में रखना। जो कल्टीवेबल लैंड होती थी उसको क्षेत्र बुलाया जाता था। जो अनकल्टीवेबल लैंड होती थी उसको किला बुलाया जाता था। जो फॉरेस्ट लैंड होती थी उसको अपरहत बुलाया जाता था। जो हैबिटेट लैंड होती थी उसको वस्ती बुलाया जाता था। और जो ग्रेजिंग लैंड होती थी उसको गौपत सारा बुलाया जाता था। इसके अलावा जो लैंड है उसको मेजरमेंट के बेसिस पे भी कई नामों से जाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी लैंड जो 12 से 16 एकड़ के बीच में होती थी, 12 से 16 एकड़ के बीच में होती थी, ऐसी लैंड को क्या बुलाया जाता था? ऐसी लैंड को पुलिया वापा बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? पुलिया वापा बुलाया जाता था। ऐसी लैंड जो कि 1.5 से लेके 2 एकड़ के बीच में होती थी उसको द्रोण वापा बुलाया जाता था। 1.5 से लेके 2 एकड़ के बीच में जो लैंड होती थी उसको द्रोण वापा बुलाया जाता था। और ऐसी लैंड जो कि 0.5 एकड़ या उससे कम की होती थी उसको आधा वापा बुलाया जाता था। 0.5 एकड़ या उससे कम की लैंड को आधा वापा बुलाया जाता था। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाले नाम। जो कल्टीवेबल लैंड होती थी उसको क्षेत्र बुलाया जाता था। और मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में साथ के साथ सेट हो जाएं। जो कल्टीवेबल लैंड होती थी उसको क्षेत्र बुलाया जाता था। जो अनकल्टीवेबल लैंड होती थी उसको किला बुलाया जाता था। जो फॉरेस्ट लैंड होती थी उसको अपरहत बुलाया जाता था। जो हैबिटेट लैंड होती थी उसको वस्ती बुलाया जाता था। जो ग्रेजिंग लैंड होती थी उसको गौपत सारा बुलाया जाता था। अच्छा, पीजेंट्स का जो टोटल प्रोड्यूस होता था उस टोटल प्रोड्यूस का लगभग 1/4 से लेके 1/6 हिस्सा जो है वो टैक्स के तौर पे कलेक्ट किया जाता था। टोटल प्रोड्यूस का लगभग 1/4 से लेके 1/6 हिस्सा जो है वो टैक्स के तौर पे कलेक्ट किया जाता था। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के अंदर दो और नए एग्रीकल्चरल टैक्सेस की बात की गई है।
गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के अंदर कौन कौन से दो और नए एग्रीकल्चरल टैक्सेस की बात की गई है? एक बात की गई है उपारी कर के बारे में। कर का मतलब होता है टैक्स। एक बात की गई है उपारी कर के बारे में, और ये जो उपारी कर है ये लगाया जाता था टेम्पररी टेनेंट्स के ऊपर। जो टेम्पररी टेनेंट्स हुआ करते थे उनके ऊपर लगाया जाता था उपारी कर। और दूसरा बात की गई है उद्रंग के बारे में। ये जो उद्रंग है ये या तो वाटर टैक्स हुआ करता था या पुलिस टैक्स हुआ करता था। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के ऊपर दो और नए एग्रीकल्चर टैक्सेस की बात की गई है। कौन कौन से दो और नए एग्रीकल्चर टैक्सेस की बात की गई है? एक बात की गई है उपारी कर के बारे में। ये जो उपारी कर है ये टेम्पररी टेनेंट्स के ऊपर लगाया जाता था। और दूसरी बात की गई है उद्रंग के बारे में। ये जो उद्रंग है ये या तो वाटर टैक्स हुआ करता था या पुलिस टैक्स हुआ करता था। इनके अलावा कुछ और टैक्सेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक देखने को मिलता है वाताभूत टैक्स। ये जो वाताभूत टैक्स है ये लगाया जाता था विंड्स और स्पिरिट से रिलेटेड जो रिचुअल्स हुआ करते थे उनको परफॉर्म करने के लिए। पुराने जमाने में लोग बिलीव करते थे विंड्स में, लोग बिलीव करते थे स्पिरिट्स में, और इन विंड्स और इन स्पिरिट्स के लिए जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे उन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता था, जो सेस लगाया जाता था, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको वाताभूत टैक्स बुलाया जाता था। एक देखने को मिलता था हलीरा कर। ये जो हलीरा कर है ये हुआ करता था प्लाव टैक्स। हल प्लाव होता है और वहीं से नाम आया हलीरा कर। ये जो हलीरा कर है ये प्लाव टैक्स हुआ करता था। अच्छा, इन टैक्सेस के अलावा गुप्ता पीरियड के दौरान विस्ती भी देखने को मिलती थी। विस्ती का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। बेसिकली होता क्या था? जो पीजेंट्स हुआ करते थे इन पीजेंट्स को रॉयल आर्मी और रॉयल आर्मी के ऑफिशियल्स को सर्व करना होता था, और इस सर्विस के बदले में इनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था। तो गुप्ता पीरियड के दौरान पोस्ट लेबर विस्ती भी देखने को मिलती थी। वाकाटाका इंस्क्रिप्शंस की अगर बात करें तो वाकाटाका इंस्क्रिप्शंस के ऊपर दो टैक्सेस का मेंशन मिलता है। कौन कौन से दो टैक्सेस? एक मेंशन मिलता है कलीपता का। ये जो कलीपता है ये परचेस टैक्स हुआ करता था या फिर ये सेल्स टैक्स हुआ करता था। और दूसरा बात की गई है उपकलीपता के बारे में। ये जो उपकलीपता है ये एडिशनल माइनर टैक्स हुआ करता था। वाकाटाका इंस्क्रिप्शंस के ऊपर दो टैक्सेस का मेंशन मिलता है। कौन कौन से? एक कलीपता जो परचेस टैक्स हुआ करता था या फिर जो सेल्स टैक्स हुआ करता था, और दूसरा मेंशन मिलता है उपकलीपता का। ये जो उपकलीपता है ये एडिशनल माइनर टैक्स हुआ करता था। मजे की बात यह है कि गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। देखो, ये हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। मौर्यन पीरियड से अगर कंपैरिजन करके देखें तो गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और इस डिक्लाइन के पीछे दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे। कौन कौन से दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे? एक तो इस फेज के दौरान जो रोमन्स हैं वो सिल्क वॉर्म्स को रियर करने की आर्ट को सीख लेंगे। रोमन्स जो हैं उनको सिल्क वॉर्म्स को रियर करने की आर्ट समझ में आ जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कल तक हमारा जो सिल्क का एक्सपोर्ट हुआ करता था रोमन एम्पायर के साथ में, अब वो एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। कल तक ये जो रोमन एम्पायर है ये लंबा चौड़ा सिल्क जो है उसको हमारे यहां से इंपोर्ट किया करता था, हम एक्सपोर्ट करते थे, और ये जो सिल्क का एक्सपोर्ट है ये एक सिग्निफिकेंट चंक फॉर्म करता था हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स का। लेकिन इस फेज के दौरान अब इन रोमन्स को सिल्क वॉर्म्स को जो रियर करने की आर्ट है उसकी समझ डेवलप हो गई है, और इसकी वजह से हमारा जो सिल्क एक्सपोर्ट हुआ करता था विद द रोमन एम्पायर वो डिक्लाइन हो जाएगा, और ओवरऑल हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। इनफैक्ट एक इंस्क्रिप्शन मिलता है मंदसौर इंस्क्रिप्शन, एमपी वाले रीजन में मंदसौर इंस्क्रिप्शन मिलता है, और ये जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बताया गया है इस फेज के दौरान गुजरात के जो सिल्क वीवर्स हुआ करते थे
वो गुजरात को छोड़ के मंदसौर आएंगे और मंदसौर में अलग अलग ऑक्यूपेशंस, अलग अलग काम करेंगे। और कोई सिल्क वीवर अपना सिल्क वीविंग का काम छोड़ के कोई और ऑक्यूपेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सिल्क की डिमांड है उसमें कमी आ रही है, जो सिल्क का एक्सपोर्ट है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो एक रीजन जिसकी वजह से ये जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, वो क्या था कि हमारा जो सिल्क एक्सपोर्ट हुआ करता था विद द रोमन एम्पायर, वो डिक्लाइन हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और दूसरा रीजन क्या था, लेटर गुप्ता फेज में हुण इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। और ये जो हुण इन्वेजन है ये देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड रूट के ऊपर। इन हुण इन्वेजन्स की वजह से ये जो नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड रूट है ये सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट होगा, और इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ट्रेड है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। इजी और सिंपल सी बात है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पूछ ले जाए कि गुप्ता पीरियड के दौरान एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन क्यों देखने को मिला, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो इस फेज के दौरान जो ब्राह्मण्स हैं उनको लंबी चौड़ी लैंड ग्रांट के तौर पर दी गई, और दूसरा इस फेज के दौरान जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। वैसे ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान मॉडर्न पीरियड के कंपैरिजन में ट्रेड एंड कॉमर्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। डिक्लाइन क्यों देखने को मिलेगा, इसके पीछे भी दो रीजंस हैं। एक तो रोमन एम्पायर के साथ में जो हमारा सिल्क का एक्सपोर्ट हुआ करता था वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और दूसरा इस पीरियड के दौरान हुण इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे, और इन हुण इन्वेजन्स की वजह से हमारा जो ओवरऑल ट्रेड है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। अच्छा, गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो अर्ली फेज के दौरान गुप्ताज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू करेंगे, और ये जो गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए बाय द गुप्ता रूलर्स उनको दिनार्स बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, दिनार्स बुलाया जाता था। गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था, दिनार्स बुलाया जाता था। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है कि कुशांस ने भी लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू किया था, और कुशांस के जो गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे वो गुप्तास के गोल्ड कॉइन्स के कंपैरिजन में बेहतर हुआ करते थे। गुप्तास के जो गोल्ड कॉइन्स थे उनकी क्वालिटी पुअर हुआ करती थी, लेकिन हाँ गुप्तास ने अपने अर्ली फेज के दौरान लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू किया। ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं इनको दिनार्स बुलाया जाता था। लेकिन लेटर फेज के दौरान गोल्ड कॉइन्स की कमी देखने को मिलेगी। बट ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम तक प्रॉस्पेरिटी थी, पूरा पूरा कंट्रोल था, इकोनॉमी के ऊपर भी कंट्रोल था, इर्द गिर्द के जो नेबरिंग स्टेट्स हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, उनके ऊपर भी कंट्रोल था। तो इसकी वजह से, प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से अर्ली फेज में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड तक गुप्ता किंग्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड जाएंगे, कुमारगुप्त आएंगे, स्कंदगुप्त आएंगे, और बहुत सारे गुप्ता रूलर्स आएंगे, और ये वो फेज है जब हुण इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। ये वो फेज है जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो इस फेज के दौरान गोल्ड कॉइन्स में भी स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। गुप्ता किंग्स ने लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स को भी इशू किया, और ये जो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे इनको रुपयक्स बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, रुपयक्स बुलाया जाता था। वेरी सिंपल, गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था, दिनार्स बुलाया जाता था, और सिल्वर कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था, रुपयक्स बुलाया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें आर्ट की, आर्टिसंस की, अगर बात करें मर्चेंट्स की, अगर बात करें गिल्ड्स की, तो आर्टिसंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मर्चेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गिल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गुप्ता पीरियड था ये बड़ा ही खूबसूरत पीरियड था। इनफैक्ट पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है कि ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे इनको ये पावर थी कि ये अपने खुद के लॉज बनाते थे, इनको कुछ इम्यूनिटीज दी जाती थी। तो गिल्ड्स को बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता था, मर्चेंट्स को बड़ा एडमायर किया जाता था। और आर्ट एंड आर्टिसंस के बारे में तो हमें पता ही है, ये जो गुप्ता पीरियड है इसको गोल्डन एज कहा जाता है। आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ अभी मोटा मोटा बिठाओ कि आर्ट जो है वो फ्लरिश करेगी, मर्चेंट्स जो है वो ग्रो करेंगे, और गिल्ड्स जो है वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे इस गुप्ता पीरियड के दौरान। इजी और सिंपल सी बात है। देखो दो तीन चीजें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपेंशन क्यों देखने को मिला, या फिर
ट्रेड एंड कॉमर्स में डिक्लाइन क्यों देखने मिला? बाकी ये जो टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स, लैंड से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड, या गोल्ड कॉइन्स को दिनार्स बुलाया जा रहा है या सिल्वर कॉइन्स को रुपीस बुलाया जा रहा है, ये छोटे छोटे टर्म्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, गुप्ताज और वाकाटाकास के अंडर इकोनॉमी की कहानी क्या रही वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है सोसाइटी के बारे में। और गुप्तास के अंदर, वाकाटाकास के अंदर इस गुप्ता पीरियड के दौरान ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिलेगा, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो गुप्ताज हैं, ये जो वाकाटाकास हैं, ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को एक बार फिर से रिवाइव करेंगे। तो बट ऑब्वियस बात है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिलेगा, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी देखने को मिलेगी। ब्राह्मण्स इनफैक्ट इतने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे कि जो किंग्स हुआ करते थे, उन किंग्स ने ब्राह्मण्स के लिए लंबी चौड़ी लैंड जो है वो ग्रांट के तौर पे दी। और ब्राह्मण्स के लिए ये जो लैंड ग्रांट के तौर पे दी जाती थी, इसको ब्रह्मदेय बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? इसको ब्रह्मदेय बुलाया जाता था। और बदले में गुप्ता किंग्स को क्या मिलता था? बदले में ये जो ब्राह्मण्स हैं, इन्होंने गुप्ता रूल को लीगलाइज किया। इन्होंने गुप्ता किंग्स को गॉड के साथ में कंपेयर किया। गुप्तास के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी थी ना कि गुप्तास जो हैं वो वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, और उस दौर में वैश्य कम्युनिटी का राजा रूल करे ये इन जनरल एक्सेप्टेड नहीं होता था। लेकिन ये जो ब्राह्मण्स हैं, ये गुप्ता रूल को लेजिटिमाइज करेंगे, लीगलाइज करेंगे, गुप्ता किंग्स को भगवान के साथ में कंपेयर करेंगे, और ब्राह्मण जो हैं वो गुप्ता किंग्स को क्षत्रियों के साथ में कंपेयर करेंगे। तो एक तरफ ये जो राजा हुआ करते थे, ये ब्राह्मण्स के लिए लंबी चौड़ी लैंड ग्रांट के तौर पे देंगे, और दूसरी तरफ ये जो ब्राह्मण्स हैं ये गुप्ता रूल को लीगलाइज करेंगे, गुप्ता किंग्स को भगवान के साथ में कंपेयर करेंगे। इस पीरियड के दौरान जो कास्ट हुआ करती थी उनमें मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, और बहुत सारी सब कास्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये जो बहुत सारी सब कास्ट का डेवलपमेंट देखने को मिला, इसके पीछे दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। एक तो इस फेज के दौरान या इस फेज से जस्ट पहले बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेडर्स के तौर पे आए। हमने पढ़ा था ग्रीक्स आए, कुशान्स आए, शाखाज आए, पार्थियंस आए। ये जितने भी फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आए, इनको हमने एसिमिलेट किया, हमारी सोसाइटी ने एसिमिलेट किया। अब जब ये फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आएंगे, हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, तो जो नंबर ऑफ सब कास्ट हैं उनमें इंक्रीज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है, देखने को मिलेगा। और दूसरा, जैसे जैसे एम्पायर एक्सपेंड करेगा वैसे वैसे ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज कल तक आइसोलेटेड रहा करती थी, इन ट्राइबल कम्युनिटीज को भी ये जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है ये एब्जॉर्व करने की शुरुआत कर देगी। और जब ट्राइबल कम्युनिटीज ब्राह्मणिकल सोसाइटी में हिस्सा बनेंगे, एब्जॉर्व होंगे, तो भी सब कास्ट इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी? बट ऑब्वियसली बात है, सब कास्ट इंक्रीज होंगी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो फॉरेनर्स आए इनको क्षत्रिय होने का स्टेटस दिया गया, और ये जो हमारे खुद के ट्राइबल कम्युनिटीज हुआ करते थे इनको मिलाया तो गया सोसाइटी में, लेकिन इनको शूद्र का दर्जा दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है कि जो बाहर से लोग आए उनको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, और जो हमारे खुद के ट्राइबल लोग हुआ करते थे उनको शूद्र का दर्जा दिया गया। लेकिन हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस फेज के दौरान जो नंबर ऑफ सब कास्ट हैं वो इंक्रीज होंगी, और इंक्रीज होने के पीछे दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स का आना और हमारी सोसाइटी में मिल जाना, और दूसरा ट्राइबल कम्युनिटीज का ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एब्जॉर्ब होना, ट्राइबल कम्युनिटीज को भी सोसाइटी में मिलाना। इन दोनों रीजंस की वजह से
लार्ज नंबर ऑफ सबकास्ट देखने को मिलेंगी। इन जनरल अगर बात करें तो इस पीरियड के दौरान शूद्रों का जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस हुआ करता था वो इंप्रूव होगा, उसमें बेहतरी आएगी। और इंप्रूवमेंट कहां से दिखाई देता है? ये जो शूद्र हुआ करते थे, अब इनको परमिशन दे दी गई थी कि ये कुछ डोमेस्टिक रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इनको परमिशन दे दी गई थी कि ये भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा था, तो 7th सेंचुरी आते आते ये जो शूद्र हैं इनको एग्रीकल्चरिस्ट बुलाया जाता था। बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए जो लेबर की जरूरत होती थी वो लेबर कहां से आती थी? इस शूद्र कम्युनिटी से आती थी। तो इन जनरल गुप्ता पीरियड के दौरान और पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो शूद्र कम्युनिटी हुआ करती थी इनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक तरफ शूद्रों के स्टेटस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक क्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा शूद्र और अनटचेबल्स के बीच में। एक और पांचवा तबका बन गया। पहले शूद्र थे, अब उसी में एक सेक्शन और बन गया अनटचेबल्स। और जो ये जो अनटचेबल्स हुआ करते थे इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। शूद्रों का जो स्टेटस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो अनटचेबल्स हैं इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जो अनटचेबिलिटी नाम की प्रैक्टिस हुआ करती थी वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। और ये जो अनटचेबल्स हैं इनको पूरे तरीके से सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा। ये जो अनटचेबिलिटी है इसका मेंशन फाहियान के रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। तो एक तरफ ये जो शूद्र हैं इनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो अनटचेबल्स हैं इनकी कंडीशन बेहद ज्यादा खराब हो जाएगी और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी देखने को मिलेगी। विमेंस की अगर बात करें तो गुप्तास के अंदर विमेंस का जो स्टेटस है वो खराब हो जाएगा। विमेंस के स्टेटस में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट विमेन जो हैं वो इस पीरियड के दौरान कंप्लीटली मैन के ऊपर डिपेंडेंट दिखाई देंगी फॉर देयर लाइवलीहुड। इनफैक्ट जो टॉप 2 वर्ण हुआ करते थे, एक तो ब्राह्मण्स और दूसरे क्षत्रिय, इन दोनों वर्ण की जो विमेन हुआ करती थी उनको परमिशन नहीं होती थी कि वो बाहर जाके काम करें और पैसा कमाएं। हालांकि जो 2 लोअर वर्ण हुआ करते थे, जो 2 नीचे वाले वर्ण हुआ करते थे, वैश्य और शूद्र, उनकी विमेन्स को ये परमिशन थी कि वो बाहर जाके काम कर सकती हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकती हैं। विच मीन्स जो 2 ऊपर वाले वर्ण हुआ करते थे उनकी विमेन्स की जो कंडीशन है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, बिकॉज वो पूरे तरीके से मैन के ऊपर डिपेंडेंट थी। विडो रीमैरिज जो है वो हायर वर्ण में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन शूद्रों के अंदर विडो रीमैरिज जो है उसको अलाउ किया जाता था। विमेन को पूरा पूरा राइट हुआ करता था स्त्री धन के ऊपर। स्त्री धन का मतलब शादी के टाइम पे जो पैसा दिया जाता है, जो धन दिया जाता है, जिसको आज के डेट में हम कन्यादान बोल देते हैं, जिसको आज के डेट में हम दहेज बोल देते हैं, वो जो स्त्री धन दिया जाता था उस स्त्री धन के ऊपर विमेन का पूरा पूरा राइट होता था। लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या है कि फादर की प्रॉपर्टी में विमेन को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। स्त्री धन दे दिया, उसी में खुश रहो। तो विमेन्स की जो कंडीशन है वो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन करेगी, वो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा खराब होगी गुप्तास के अंडर इस गुप्ता पीरियड के दौरान। हालांकि पर्दा सिस्टम देखने को नहीं मिलता था, ये इंपॉर्टेंट बात है, पर्दा सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। सती देखने को मिलती थी। सती का जो पहला एविडेंस है वो देखने को मिला लगभग 150 CE में। एक इंस्क्रिप्शन मिलता है मध्य प्रदेश में, ईरन नाम की जगह पे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें बात की गई है सती के बारे में। इनफैक्ट हर्ष चरित्र जिसको बाना भट्ट ने लिखा, इस हर्ष चरित्र में बताया गया है कि रानी जो है वो राजा प्रभाकर वर्धन के मरने पे सती को परफॉर्म करेंगी। प्रभाकर वर्धन कौन थे इनके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिलते हैं ये जो प्रभाकर वर्धन राजा हुआ करते थे, इनकी रानी जो है वो इनके मरने पर सती परफॉर्म करेंगी। इसका मेंशन हर्ष चरित्र में देखने को मिलता है, जिसको किसने लिखा है? बाना भट्ट ने लिखा है। उस दौर के जो धर्मशास्त्र हुआ करते थे, जो लॉ से रिलेटेड टेक्स्ट हुआ करते थे, उनको पढ़ने से पता चलता है कि ये जो धर्मशास्त्र हैं ये टिल्टेड थे कि जो लड़कियों की शादी है
वो छोटी उम्र में होनी चाहिए, और जो विडोज हैं उनको दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। जो संस्कृत काव्य देखने को मिलते हैं उस दौर के, उनमें जो कोटिसन्स हुआ करती थी, जो कोर्ट में रहने वाली कोटिसन्स हुआ करती थी, उनको गणिकाज बुलाया जाता था। ये जो गणिकाज हैं ये खूबसूरत हुआ करती थी, ब्यूटीफुल हुआ करती थी, लेकिन समाज में इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। ये जो संस्कृत काव्य हुआ करते थे, इनके अंदर कोटिसन्स को गणिकाज बुलाया जाता था। ओवरऑल अगर बात करें तो विमेन्स की स्थिति खराब दिखाई देती है गुप्ता पीरियड के दौरान। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड के दौरान स्लेव्स का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। उस दौर के जो धर्मशास्त्र हुआ करते थे, उस दौर की जो नारद स्मृति है, उसके अंदर स्लेव्स का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो नारद स्मृति है, इसके अंदर 15 टाइप के स्लेव्स के बारे में बात की गई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गुप्ता पीरियड के दौरान स्लेव्स का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, सोसाइटी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो नंबर ऑफ सब कास्ट है उनमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शूद्रों की जो कंडीशन है वो इंप्रूव होगी, लेकिन अनटचेबल्स की जो कंडीशन है वो बेहद खराब हो जाएगी। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विमेन्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब दिखाई देगी। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्लेव्स का भी मेंशन मिलता है इस गुप्ता पीरियड के दौरान। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। इजी सेशन है, इजी तौर पे ही पढ़ना, ढंग से चीजों को दिमाग में बिठाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।